बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल पर। इस YouTube चैनल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस चैनल पर आप स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बायोलॉजी का कंटेंट डाला जा रहा है। बायोलॉजी की क्लासेस रहने वाली हैं। बायोलॉजी का चाहे वो 11th बायो हो चाहे 12th बायो हो, पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। साथ ही साथ आपकी CUET, नीट एंड 12th बोर्ड के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो PYQs हों और चाहे जो अपकमिंग एग्जाम है उनमें आने वाले क्वेश्चंस हों, उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम करेंगे। इट मीन्स हम इस चैनल पर स्पेशली बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए डेस्क्रिप्टिव स्टडी भी करने वाले हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव स्टडी भी करने वाले हैं, साथ ही साथ पूरे कंटेंट डायग्राम पूरा का पूरा प्रिपरेशन हम करने वाले हैं, स्पेशली बायोलॉजी को फोकस करते हुए। बायोलॉजी एक बहुत अच्छा वेटेज वाला सब्जेक्ट है जो आपकी परसेंटेज को भी इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ हर कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बड़ा वेटेज रखता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए स्पेशल आपके लिए बायोलॉजी की क्लासेज इस YouTube चैनल पर लाई जा रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका टीचर, आपका मेंटोर, आपका एजुकेटर, आपका बड़ा भाई विशाल सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। राम राम सभी विद्यार्थियों को। तो शुरू करते हैं। इस चैनल पर एक्चुअल में हम करने क्या वाले हैं, इस चैनल में हम किस चीज़ की तैयारी करेंगे, तो स्पेशल मैं आपको बता दूं कि इसमें हम 12th बोर्ड से रिलेटेड प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो कम्पिटिटिव एग्जाम है लाइक CUET, जो 12th बोर्ड है उसके बिहार पर उसी NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग CUET का पेपर आता है, पूरा का पूरा NCERT के अकॉर्डिंग उसकी तैयारी करेंगे। साथ ही साथ हम नीट की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि केवल 12th बोर्ड नहीं, 12th बोर्ड के साथ 11th का सिलेबस भी कवर होगा। लेकिन पहले हम 12th बोर्ड को लेकर चल रहे हैं। पहले 12th बोर्ड का सिलेबस कवर करेंगे, उसके बाद हम 11th क्लास को कवर करेंगे। पूरे के पूरे बायोलॉजी की, चाहे बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो, पूरे सब्जेक्ट की पूरी डिटेल्ड क्लासेज आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ इसमें डिटेल्ड क्लासेज रहेंगी, डिटेल्ड वीडियोज रहेंगे, साथ ही साथ जो MCQs हैं उनकी प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। उसी के साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQs उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हम बहुत ही शानदार प्रिपरेशन करने वाले हैं बायोलॉजी की, बहुत ही शानदार। ये चैनल आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स पूरे अटेंशन के साथ इसके साथ जुड़ जाइए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। तो इसी सफ़र की शुरुआत करते हैं हम 12th NCERT बायोलॉजी के पहले टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट को आप जानते हो एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म में काउंट होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट उसका पहला पोर्शन। इस पूरे चैनल पर हम जो बायोलॉजी की क्लासेज करने वाले हैं, इसमें जो टॉपिक्स और सब टॉपिक्स रहेंगे उन सब की बहुत ही डिटेल्ड स्टडी करेंगे। सब टॉपिक वाइज भी आपको वीडियोज मिलेंगे, तो बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है। तो आज यहाँ हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और इसको हम कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पहला जो NCERT ने, हम NCERT को फोकस करेंगे। आप अच्छे से जानते हो कि NCERT जो है, NCERT वो बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। NCERT की जो बुक है, चाहे वो 12th बोर्ड हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो और चाहे वो CUET का एग्जाम हो, सबके लिए NCERT बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो NCERT पर हम फोकस करेंगे। NCERT में जो फर्स्ट चैप्टर है, अब की बार 2 साल से इसको चैप्टर नंबर 1 कर दिया गया है। पहले जो था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसको हटा दिया। पहले ये सेकंड नंबर पर था, लेकिन अब ये फर्स्ट नंबर पर आ गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें 1.1 जो पोर्शन है या सब टॉपिक है वो है फ्लावर के बारे में, ठीक है।
फ्लावर। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसमें हम करने वाले हैं कि बेसिक नॉलेज अबाउट फ्लावर, फ्लावर का जो बेसिक नॉलेज है वो, साथ ही साथ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर डिस्कस करेंगे। इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पूरे फ्लावर की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा डायग्राम के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं, हमारे सफ़र की शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार। और पहले टॉपिक लेते हैं फ्लावर, स्टार्टिंग फ्लावर से। फ्लावर, फ्लावर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पर डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट एनसीईआरटी क्या मेंशन करती है? एनसीईआरटी कहती है ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, इट मींस ऑल एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स shows sexual reproduction, shows sexual reproduction। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं या एंजियोस्पर्म हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है, और उसके साथ क्या कह रही है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है? वो है फ्रूट्स एंड सीड्स। एंड प्रोडक्ट है फ्रूट्स एंड सीड्स, ध्यान देना। एनसीईआरटी क्लियरली मेंशन कर रही है, मैं बार बार आपसे कहूंगा, आप चाहे सीयूटी का पेपर उठा के देख लो, चाहे नीट का उठा के देख लो, और बोर्ड में तो होता ही है कि एनसीईआरटी की लाइन वाइज क्वेश्चन भी आए हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। एनसीईआरटी कह रही है ऑल फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्म्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। और साथ ही साथ एनसीईआरटी कह रही है द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्लावर्स एंड सीड्स, सॉरी फ्रूट्स एंड सीड, फ्रूट और सीड उसके एंड प्रोडक्ट है। इसके बाद मेंशन किया है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर। एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। जो फ्लावर की कल्टीवेशन है उसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। फ्लावर के जो कल्टीवेशन है, जो फार्मिंग है, उसको फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। एक चीज और मेंशन करी है यहाँ पर, ये तो सबको फ्लोरिकल्चर तो सबको पता है, एक चीज और यहाँ पर मेंशन करी है, वो कहा है कि फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट, मॉडिफाइड सूट। फ्लावर जो है वो मॉडिफाइड सूट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे अपनी एनसीईआरटी में इसको अंडरलाइन कर लेना। फ्लावर जो है वो मॉडिफाइड सूट है भैया। ठीक है, समझ में आई बात आपको? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी मेंशन कर रही है। ठीक है, अब एनसीईआरटी आगे कहती है कि फ्लावर कैसे डेवलप होता है, फ्लावर डेवलप कैसे होता है। तो जब प्लांट जो होता है उसमें हार्मोनल चेंज होते हैं, प्लांट्स में हार्मोनल चेंज होते हैं, और उसमें डेवलप होता है फ्लोरल प्रीमोर्डियम। इसका ऑर्डर क्या है? पहले डेवलप होता है फ्लोरल प्रीमोर्डियम, फ्लोरल प्रीमोर्डियम पहले डेवलप होता है। ठीक है, फ्लोरल प्रीमोर्डियम, उस फ्लोरल प्रीमोर्डियम से डेवलप होती है फ्लोरल बड। उससे क्या डेवलप होता है? फ्लोरल बड। लाइक मान लो ये कोई ब्रांच है, इस पर फ्लोरल प्रीमोर्डियम डेवलप होता है और फिर उस पर फ्लोरल बड डेवलप होती है। ठीक है, और फिर उस जो फ्लोरल बड है उससे डेवलप होता है फ्लावर। समझ में आई बात? फिर उससे क्या डेवलप हो जाता है? फ्लावर डेवलप हो जाता है, उससे फ्लावर डेवलप हो जाता है। ये ऑर्डर ध्यान रखना है, फ्लोरल प्रीमोर्डियम, फ्लोरल प्रीमोर्डियम, देन फ्लोरल बड एंड देन फ्लावर। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है भैया, ध्यान रखना इस बात का। फ्लोरल प्रीमोर्डियम, फ्लोरल बड एंड फ्लावर, ये ऑर्डर एनसीईआरटी ने मेंशन किया। चलो अब आगे चलते हैं, ये हमें फ्लावर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज हो गया। देन नेक्स्ट
स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पर। फ्लावर की स्ट्रक्चर हैंड ड्रॉन डायग्राम आपके सामने है। जितना ज़्यादा हो सके, मैं बार बार कहूँगा, डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए आप, क्योंकि डायग्राम जो होता है ना, वो बायोलॉजी की जान होती है, ध्यान रखना, बैकबोन होती है। बायोलॉजी में आपको डायग्राम अपने हाथ से बना के प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। हम कहीं और से डायग्राम कॉपी करते हैं या कहीं से भी स्लाइड उठाते हैं, उससे, वो तो बुक्स में भी दिया हुआ है, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड में आपको पता है कि क्लियरली आपको डायग्राम बनाना आता है। बड़े जो क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, ऐसे टाइप क्वेश्चन, उनमें डायग्राम बनाना होता है। साथ ही साथ जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे नीट हो और चाहे CUET, उनमें डायग्राम के लेवल से क्वेश्चन आ सकता है। तो डायग्राम की आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना फायदा होगा। तो ये है फ्लावर का डायग्राम, ठीक है, ये फ्लावर का डायग्राम है। अब हम इसे लेबल करेंगे, इसके एक एक पार्ट को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बेसिक आउटर नॉलेज अगर लें तो दिस ग्रीन पार्ट इज कॉल्ड, ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैलिक्स। इसको हम बोलते हैं कैलिक्स। इसको क्या कहा जाता है? कैलिक्स कहा जाता है, ध्यान रखना। मैं इनको डिटेल से आगे हम डिस्कस करेंगे, पहले हम रफली इसको लेबल कर लेते हैं। कैलिक्स, सबसे बाहर लीफी स्ट्रक्चर, पत्ती जैसी संरचना होती है, मुख्यतया हरी होती है, जनरली ग्रीन कलर्ड होते हैं, ठीक है। और आउटर मोस्ट होल होते हैं, ये आउटर मोस्ट होते हैं। इसके बाद उसके अंदर कुछ कलरफुल स्ट्रक्चर होती हैं, विच आर कॉल्ड कोरोला, उनको हम बोलते हैं कोरोला, ठीक है। ये दो आपके बाहर की स्ट्रक्चर आ गई, ठीक है। कोरोला जनरली आप देखोगे कलरफुल होते हैं। कोरोला कलरफुल उन फ्लावर में होते हैं मोस्टली जो फ्लावर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, उन फ्लावर में कोरोला ब्राइट कलर्ड मिलेंगे आपको, ठीक है। अब हम आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर। तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो है एंड्रोसियम। ये एंड्रोसियम, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम। इनको हम डिटेल से आगे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज गाइनोसियम। उसको हम क्या कहेंगे? गाइनोसियम। क्लियर? द आउटर मोस्ट वॉल इज कॉल्ड कैलिक्स। Calyx are generally green colored and leaf like structure. Then colorful structures are called corolla. Colorful structure corolla. Then male reproductive organ are called androsium. Then female reproductive organ are called gynoecium. ये पार्ट है फ्लावर के, मेन पार्ट है। अब इनको हम इन डेप्थ देखने वाले हैं, इन डिटेल हम इनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के पार्ट्स पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं कैलिक्स। कैलिक्स, कैलिक्स, इंपॉर्टेंट बातें जो आपके बड़े काम आने वाली, ठीक है। कैलिक्स, सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, आउटर मोस्ट वॉल। आउटर मोस्ट वॉल सबसे बाहर का चक्र है, ध्यान रखना, आउटर मोस्ट वॉल है पहला पॉइंट। हर जितने भी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, सबके सब पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बड़े ही ध्यान से इनको समझना। और आप चाहो तो इन्हें नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। वैसे आपको हर एक चीज नोट्स की फॉर्म में भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो आउटर मोस्ट होल कैलिक्स, देन कैलिक्स तो एक ग्रुप हो गया। अब इसके एक मेंबर को, ठीक है, इसका मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। इनके मेंबर को बोलते हैं सेपल्स, अंडरलाइन कर लेना भी। द मेंबर्स ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड सेपल्स, उनको सेपल्स बोला जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, देन लीफ लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर इसमें दो टाइप हो सकते हैं, देखो, फर्स्ट, अगर ये सेपल्स यूनाइटेड हो, ठीक है, यूनाइटेड हो, मिक्स हो, अटैच्ड हो, देन कॉल्ड
गैमोसेपेलस, तो इनको हम गैमोसेपेलस बोलेंगे। और ये अगर फ्री हो देन कॉल्ड पॉलीसेपेलस। इनको गैमोसेपेलस या गैमोसेपल्स भी बोल सकते हैं और पॉलीसेपेलस या पॉलीसेपल्स भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना इस बात का। तो सब जितने भी पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हो, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हर एक पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है, इफ कैलिक्स या इफ सेपल्स आर यूनाइटेड देन दीज आर कॉल्ड गैमोसेपेलस एंड द सेपल्स आर फ्री देन आर कॉल्ड पॉलीसेपेलस। अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, सबसे इंपॉर्टेंट, कैलिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसका फंक्शन क्या है कि ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं। कब? जब वो फ्लावर बड स्टेज में होता है तब उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो इनका फंक्शन ध्यान रखना, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। स्टूडेंट छोटी छोटी बात को इग्नोर कर देते हैं और उसी से क्वेश्चन बन जाता है और उसके बाद हमें पछताना पड़ता है कि हमने ये चीज़ छोड़ दी, छोटी सी इग्नोर कर दी, वो ही पेपर में हमें मिल गई। तो ध्यान रखना, जो कैलिक्स है, बाह्य दल है, हिंदी में जिन्हें बाह्य दल कहा जाता है, बाह्य दल का मुख्य कार्य क्या है? बाह्य दल का मुख्य कार्य है कि जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है तब उसकी सुरक्षा करना। इट मीन्स सेपल्स आर प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज या कैलिक्स आर प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज, ये इनका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, तो फिर से दोहराता हूं, आउटर मोस्ट वॉल, कैलिक्स आर आउटर मोस्ट वॉल एंड द मेंबर्स ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड सेपल्स, जनरली ग्रीन कलर्ड, देन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और ग्रीन कलर है तो इट मीन्स फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करेंगे। वो हम वहाँ फिजियोलॉजी में 11th की फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। भाई ग्रीन कलर है तो जनरली फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करेंगे, photosynthesis, leaf like structure, then united, if sepals are united then called gamosepals या gamosepalous, and free then polysepalous, function protect the flower in bud stage। ये हुआ आपके कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स के बारे में इतना ही दिया हुआ है, इससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं एंड नेक्स्ट पार्ट इज कोरोला। अब आते हैं कोरोला पर, ये कोरोला, कोरोला ध्यान रखना, कोरोला। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोरोला सेकंड वॉल है, ठीक है, उसके बाद का। अब हम बात करें मेंबर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंबर्स, इनके मेंबर्स को क्या कहते हैं? ठीक है, समझ में आई बात? द मेंबर्स ऑफ कोरोला आर कॉल्ड पेटल्स। इनके मेंबर्स को क्या कहा जाता है? पेटल्स कहा जाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीजें, मेंबर्स को पेटल्स कहते हैं, पूरे ग्रुप को कोरोला कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? मोस्टली ब्राइट कलर होते हैं, ब्राइट कलर्ड, और ब्राइट कलर्ड है तो इनका मेन फंक्शन क्या, इनका कलर क्यों है, इनका ब्राइट कलर क्यों है? ठीक है, ब्राइट कलर क्यों है? तो फॉर अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने ब्राइट कलर ले रखा है। देन ये मेंबर्स की हम बात करें, इफ पेटल्स आर यूनाइटेड, उसी तरह इफ पेटल्स आर यूनाइटेड देन आर कॉल्ड गेमोपेटेलस, गेमोपेटेलस, और पेटल्स आर फ्री then these are called polypetalous, polypetalous। ठीक है, अगर ये पेटल्स यूनाइटेड हैं देन दीज आर कॉल्ड गेमोपेटेलस, और अगर ये फ्री हैं देन आर कॉल्ड पोलीपेटेलस। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस की है। मेंबर्स पेटल्स, कोरोला के मेंबर पेटल, ग्रुप को कोरोला, देन मेंबर को पेटल, मोस्टली ब्राइट कलर्ड होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में ब्राइट होंगे, वाइट कलर भी हो सकते हैं, ठीक है, डल कलर भी हो सकता है। वो जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करते हैं वो डल कलर में या वाइट कलर के होते हैं मोस्टली। ठीक है,
और ब्राइट कलर के अगर हैं तो ब्राइट कलर क्यों है, इनका फंक्शन, ब्राइट कलर का फंक्शन हो गया फॉर अट्रैक्ट इंसेक्ट, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। देन पेटल्स आर यूनाइटेड and these are called gamopetalous. if petals are free then are called polypetalous. ये कोरोला के बारे में पूरा नॉलेज हो गया अभी। अब आगे चलते हैं अगले पार्ट पर, अगले पार्ट को देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट। अब हम रिप्रोडक्टिव पार्ट पर मूव करेंगे, अब हम फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट पर मूव करने वाले हैं, ठीक है। समझ में आई बात आपकी? तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, ठीक है, विच इज कॉल्ड एंड्रोसियम। उसको हम क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम बोलेंगे, एंड्रोसियम बोलेंगे, ध्यान रखना। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंड्रोसियम बोलेंगे, ध्यान रखना इस बात का। एंड्रोसियम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले एंड्रोसियम की हम बात कर रहे हैं तो हमें ये एक एक पॉइंट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो नॉर्मल सी बात है, दो पार्ट में डिवाइड है। अपर पार्ट इज कॉल्ड एंथर, अपर पार्ट इज कॉल्ड एंथर, ऊपर का जो पार्ट है या लोब्ड, अपर लोब्ड पार्ट इज कॉल्ड एंथर, उसको हम बोलेंगे एंथर, ध्यान रखना। देन द लोअर फिलामेंटस पार्ट इज कॉल्ड फिलामेंट, इसको हम बोलेंगे फिलामेंट, ध्यान रखना इस चीज, ठीक है। तो ये जो एंड्रोसियम हो गया दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। समझ में आई बात? एंथर ये वाला पार्ट एंथर हो गया, नीचे का फिलामेंटस जो पार्ट है वो हो गया फिलामेंट। अब हम एंथर के बारे में डिस्कस करें, ठीक है। ये एंथर, एंथर, एंथर के बारे में हम डिस्कस करें अगर, तो सबसे पहली बात, ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड, ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड, बाइलोब्ड, यूजुअली बाइलोब्ड, ठीक है, बाइलोब्ड होगा। समझ में आई बात? देन ईच लोब, ध्यान देना यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ईच लोब हैज टू चैम्बर्स, each lobe has two chambers, anthers are generally bilobed, then each lobe have two chambers and these chambers are called pollen sac, pollen sacs। ध्यान देना, आगे का पार्ट आप तभी समझोगे जब इन चीजों को आप समझते हो। हम अगर इसकी स्ट्रक्चर को देखें इस तरह से, आगे हम इसकी स्ट्रक्चर को इन डिटेल देखने वाले हैं, तो यहाँ हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जनरली एंथर्स आर बाइलोब्ड, ये बाइलोब होते हैं, ठीक है, ये बाइलोब स्ट्रक्चर है। एंड द वन लोब, ईच लोब हैज टू चैम्बर, मतलब एक लोब में दो चैम्बर होते हैं, एंड दी चैम्बर्स आर कॉल्ड पोलन सेक, उनको पोलन सेक बोलेंगे। मतलब ये जो दो लोब हैं इनकी जब हम डिसेक्शन देखें तो हमें इस तरह से स्ट्रक्चर इसकी दिखाई देगी, इस तरह से ये, ठीक है। इनको डिटेल में हम आगे स्टडी करेंगे। ये 4 पोलन सेक हो गया, 1 2 3 एंड 4, ये 4 पोलन सेक हो गए, ठीक है। समझ में आई बात आपकी? ठीक है। तो अपर पार्ट ऑफ एंड्रोसियम इज कॉल्ड एंथर, एंथर, एंड्रोसियम पूरे ग्रुप का नाम है। इसके हम जो मेंबर की बात करें, इसका मेंबर, एंड्रोसियम के मेंबर की हम बात करें, एंड्रोसियम के मेंबर की बात करें, देन विच इज कॉल्ड स्टामेन, उसको हम स्टामेन बोलते हैं, ठीक है। तो स्टामेन की स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, अपर लोब्ड पार्ट इज कॉल्ड एंथर, ठीक है, एंड ईच एंथर या जनरली एंथर्स आर बाइलोब्ड, ईच लोब हैज टू चैम्बर्स, देन चैम्बर्स आर कॉल्ड पोलन सेक। ध्यान रखना पोलन सेक क्या है ये आगे आपको पता होना चाहिए। एंड एंड्रोसियम आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ध्यान रखना ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अच्छे से छोटी छोटी बात हमें लगता है बड़ी आसान है, लेकिन हम इनको जब ध्यान से समझते हैं तब हमें छोटी छोटी बात कवर होती है और वही एग्जाम में हमें मार्क्स दिलवाती है। आगे चलते हैं, ये था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर।
अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर आएंगे, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर आते हैं। मैं इसे इरेज कर देता हूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टडी करेंगे। चलो सर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड गाइनोसियम, गाइनोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोसियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देन members are called carpels, कार्पल्स कि मेंबर को बोलते हैं कार्पल्स, ध्यान रखना। कार्पल की भी कंडीशन होती है, या तो एक कार्पल होगा, वन, या फिर मोर देन वन होंगे, वन और मोर, ठीक है। और अगर मोर यानी एक से ज्यादा हुए तो फिर बाद में दो कंडीशन हो सकती है, ठीक है, दो कंडीशन हो सकती है। इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनेगा, अगर मोर हुए मतलब नंबर ऑफ कार्पल्स एक से ज्यादा हुए तो दो कंडीशन हो सकती है। दो कंडीशन कौन कौन सी, कि या तो कार्पल्स जो होंगे वो फ्री होंगे और या फिर फ्यूज्ड होंगे, या तो आपस में फ्यूज्ड होंगे और या फिर फ्री होंगे, ध्यान रखना। इफ कार्पल्स आर फ्री, दो कंडीशन बन रही है, कार्पल्स आर फ्री, ध्यान देना, और कार्पल्स आर फ्यूज्ड, दो कंडीशन बन रही है। तो एक से ज्यादा अगर है, कार्पल्स मोर देन वन है, तो दो कंडीशन बनेगी, कार्पल्स फ्री और कार्पल्स फ्यूज्ड। अगर कार्पल्स फ्री हैं तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, अगर कार्पल्स फ्री हैं, ध्यान देना, तो उसको हम कहेंगे एपोकार्पस। फ्री अगर हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं एपोकार्पस, एपोकार्पस इंपॉर्टेंट टर्म है, एपोकार्पस, ठीक है। इफ कार्पल्स आर फ्री देन दीज आर कॉल्ड एपोकार्पस। और एपोकार्पस का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है भैया लोटस एंड रोज, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोनों, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोनों, ध्यान रखना इस बात का। लोटस एंड रोज एपोकार्पस के एग्जाम्पल है, ठीक है। क्लियरली पूछ सकता है विच वन है एपोकार्पस, कार्पल्स या विच, तो वहां पर आपका आंसर होगा लोटस या रोज में से आंसर होगा। दूसरी कंडीशन, इफ कार्पल्स आर फ्यूज्ड, कार्पल्स अगर फ्यूज्ड हैं देन दीज आर कॉल्ड सिंकार्पस, उसको क्या बोलेंगे, सिंकार्पस बोलेंगे, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सिंकार्पस बोलेंगे, ध्यान रखना। और उसके एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है इसका एग्जाम्पल, तो उसके एग्जाम्पल हैं मस्टर्ड एंड टोमेटो, मस्टर्ड एंड टोमेटो, उसके एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड एंड टोमेटो है, ध्यान रखना। ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर, अभी स्ट्रक्चर की हम स्टडी करेंगे, अभी स्ट्रक्चर को इन डिटेल हम पढ़ेंगे, पहले हम जनरल देख रहे हैं। गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेंबर्स आर कॉल्ड कार्पल्स, दो कंडीशन हो सकती है, मेंबर को कार्पल बोलेंगे, ठीक है। कार्पल या तो एक हो सकता है, ठीक है, या तो एक हो सकता है, या मोर देन वन हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकता है। इफ कार्पल्स आर मोर देन वन तो उसको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, सब डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, कार्पल्स आर फ्री, अगर कार्पल फ्री है देन दीज आर कॉल्ड एपोकार्पस। देन सेकंड सिंकार्पस, सिंकार्पस का मतलब कार्पल्स आर फ्यूज्ड, कार्पल जो है वह फ्यूज्ड है, ठीक है। एपोकार्पस के एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, एपोकार्पस के एग्जाम्पल लोटस एंड रोज, देन सिंकार्पस के एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड टोमेटो, ध्यान रखना। अब हम ये गाइनोसियम की जो स्ट्रक्चर है इसको डिटेल से देखते हैं, गाइनोसियम की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो गाइनोसियम इज जनरली, a carpel is generally divided in three parts. The upper part is called stigma, अपर पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, सबसे ऊपर के पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, ध्यान देना, अपर पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा। एंड द मिडल सिलेंड्रिकल पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल, middle cylindrical part is called style. Then the basal swollen part is called ovary.
बेसल स्वॉलन पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। ध्यान रखना इस चीज का, 3 पार्ट में डिवाइड है। अपर पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, देन द मिडल पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल एंड द बेसल पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। ध्यान देना, अपर पार्ट स्टिग्मा, मिडल पार्ट स्टाइल, देन लोअर पार्ट या बेसल पार्ट ओवरी। स्टिग्मा, स्टिग्मा की बात करें अपर पार्ट है, यहाँ पर फंक्शन से क्वेश्चन आ सकता है भैया, ध्यान दें। स्टिग्मा, ठीक है, सबसे बड़ी बात, स्टिग्मा जो होती है वो रिसेप्टिव सरफेस होती है, किसके लिए? फॉर पोलन ग्रेन्स। स्टिग्मा इज रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स। ध्यान देना, स्टिग्मा इज रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स, सबसे बड़ी बात, ठीक है। स्टिग्मा इज रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन, क्योंकि पोलन ग्रेन जो पोलिनेशन से आते हैं उन पोलन ग्रेन को एक सरफेस प्रोवाइड करवाती है। स्टिग्मा जो है वो पोलन ग्रेन को एक सरफेस प्रोवाइड करवाएगी, उस पर आकर पोलन ग्रेन आकर ठहरेगा, आकर रुकेगा, एक सरफेस प्रोवाइड करवाएगी। देन द मिडल सिलेंड्रिकल पार्ट इज स्टाइल। इसका मेन फंक्शन एक ही मान सकते हो आप, ये जो पोलन ट्यूब, वो पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होगा और उससे पोलन ट्यूब जनरेट होगी, तो उस पोलन ट्यूब को एक तरह से एक पाथ प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, एक पैसेज क्रिएट करती है जिससे पोलन ट्यूब आके मूव कर जाती है। देन द बेसल पार्ट इज ओवरी, ठीक है, देन ईच ओवरी बियर्स 1 or more ovules, 1 or more ovules। ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे, ये ओव्यूल्स हैं, 1 or more ovules, ठीक है। या तो एक हो सकता है या एक से ज्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं, जिनको हिंदी में बीजांड कहा जाता है, ठीक है। और ये ओव्यूल्स, दीज ओव्यूल्स आर अटैच बाय या अटैच टू ए प्लेसेंटा। ये किससे अटैच होते हैं? प्लेसेंटा से अटैच होते हैं। ये जब हम ओव्यूल की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे आगे तो उसमें पूरा डिटेल के साथ आएगा। ये है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, और उसमें गाइनोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। द मेंबर्स ऑफ गाइनोसियम आर कॉल्ड कार्पल्स। इफ कार्पल्स आर जनरली 1 or more. If carpels are more than 1, then there are 2 types, first free and fused. Free or fused. Free are called apocarpus, then syncarpus. Example of apocarpus are lotus and rose, और syncarpus के एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड टोमेटो। एग्जाम्पल पर फोकस कर रहा हूं बार बार, इनको ध्यान रखना। एपोकार्पस कार्पल के एग्जाम्पल हैं आपके लोटस और रोज, और सिंकार्पस कार्पल के एग्जाम्पल हैं मस्टर्ड एंड टोमेटो। फिर हम आते हैं द पार्ट ऑफ गाइनोसियम या पार्ट ऑफ कार्पल इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा अपर पार्ट, स्टिग्मा प्रोवाइड ए रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन, then style is a tube like structure, then the basal swollen part is called ovary। ऊपर ही ऊपर का सतही भाग जो पोलन ग्रेन के लिए एक आधार उपलब्ध करवाता है उसको हम कहते हैं स्टिग्मा, ठीक है। अलग अलग तरह से होती है स्टिग्मा, कहीं पर चिपचिपी होती है, कहीं पर रोएदार होती है, कहीं पर कांटे होते हैं, और बीच का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है या एक नलिका रूपी संरचना है उसको कहते हैं स्टाइल, ठीक है। और नीचे का फूला हुआ भाग ओवरी कहलाता है। ओवरी में होते हैं ओव्यूल अर्थात बीजांड। आगे चलते हैं। ये थी हमारे फ्लावर की स्ट्रक्चर जिसमें हमने कैलिक्स, कोरोला को देखा, देन रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने एंड्रोसियम और गाइनोसियम को देखा। अब हम आगे आते हैं। आगे आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 इवेंट। ध्यान देना, इस बात पर ध्यान देना, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बनते हैं इससे, इवेंट से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 इवेंट्स, 3 इवेंट में डिवाइड है। फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट। देन सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन, सेकेंड है फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है।
पहली बात आपको ये समझना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम अगर डेफिनेशन देखना चाहें इन जनरल या नॉर्मल, तो हम कह सकते हैं फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज नॉन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर गैमीट्स फ्यूज हुए हैं, गैमीट्स का फ्यूजन हुआ है, तो डेफिनेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। ध्यान रखना इस बात का। अगर गैमीट फ्यूज हुए हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक बेसिक डेफिनेशन मान सकते हो आप। ठीक है, कोई अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं, सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व हो, ऐसा कुछ, ये कुछ नहीं है। बेसिक जो बेस है वो यही है, द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज नॉन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान रखना इस बात का। गैमीट्स का फ्यूजन हुआ है, और आपको मैं बता दूं, एंड द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज ऑल्सो नॉन एज फर्टिलाइजेशन। जब गैमीट्स का फ्यूजन होगा तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, एंड द फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगेमी। उसको हम सिंगेमी भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन को सिंगेमी भी बोल सकते हैं। तो गैमीट्स का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होगा, तो तीन तरह के इवेंट या स्ट्रक्चर होंगे। ध्यान देना इस बात का, या तो फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट और स्ट्रक्चर, फिर फर्टिलाइजेशन, और फिर फर्टिलाइजेशन से बाद के इवेंट और स्ट्रक्चर। तो इसी तरह एनसीईआरटी ने तीन कैटेगरी में बांटा है। फर्स्ट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी निषेचन पूर्व घटनाएं। हिंदी में इसे कहा गया है निषेचन पूर्व घटनाएं, फर्टिलाइजेशन निषेचन। देन थर्ड, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी पश्च निषेचन घटनाएं या निषेचन पश्च घटनाएं। इसमें स्ट्रक्चर भी हो सकती है और घटनाएं भी हो सकती है। ठीक है, तो आगे जब हम समझें, फर्स्ट दिया है एनसीईआरटी ने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब जो फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, उससे पहले की घटनाएं। उसमें घटनाएं भी आ गई और उसमें संरचनाएं भी आ गई। ठीक है, जैसे हम बात करें, यहां पर आपको दिया है गैमेटोजेनेसिस, क्लियरली दिया है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मींस गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन इज नॉन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमीट फॉर्मेशन की बात करोगे तो इसमें दो गैमीट होंगे, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। जनरली हम मेल गैमीट को बोलते हैं स्पर्म, मेल गैमीट को हम जनरली बोलते हैं स्पर्म, और फीमेल गैमीट को हम जनरली बोलते हैं एग। ठीक है, जनरली मेल गैमीट्स आर कॉल्ड स्पर्म एंड फीमेल गैमीट्स आर कॉल्ड एग। तो स्पर्म और एग का फॉर्मेशन किस में आएगा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा। और स्पर्म और एग किस में आएंगे? प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर में आएंगे। स्पर्म और एग जो है वो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर में आएंगे, और स्पर्म और एग का फॉर्मेशन किस में आएगा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा। देन सेकेंड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या आएगा? गैमीट का ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर इन जनरल हम देखते हैं, ये जैसे स्पर्म है, मोस्टली स्पर्म मोटाइल होता है। ठीक है, स्पर्म और एग दोनों भी मोटाइल हो सकते हैं, बट मोस्टली स्पर्म मोटाइल है, वो एग तक जाएगा, ये स्पर्म एग तक जाएगा। तो ये गैमीट ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ मेल गैमीट और स्पर्म इज कॉल्ड गैमीट ट्रांसफर या ट्रांसफर ऑफ गैमीट। ये गैमीट का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ये गैमीट का ट्रांसफर हो रहा है, ये भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में काउंट होगा। ध्यान देना, जैसे हम फ्लावर देख रहे हैं, तो फ्लावर में हम आगे पॉलिनेशन देखेंगे। फ्लावर में हम आगे पॉलिनेशन देखेंगे, तो पॉलिनेशन किस में काउंट होगा? गैमीट ट्रांसफर में काउंट होगा। इट मींस वो किस में काउंट होने वाला है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आने वाला है। पोलन ग्रेन किस में काउंट होगा? पोलन ग्रेन मेल गैमीट में काउंट होगा। ठीक है, वो गैमीट फॉर्मेशन में उसका फॉर्मेशन होगा, उसके बाद उसका ट्रांसफर जो होगा वो भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में काउंट होगा। तो गैमेटोजेनेसिस इट मींस गैमीट फॉर्मेशन, देन गैमीट ट्रांसफर। ठीक है, या द मूवमेंट ऑफ गैमीट, बोथ आर इंक्लूडेड इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये दोनों को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में इंक्लूड करेंगे। देन नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन। नॉर्मल सी बात है, आज तक आप पढ़ते आए हो। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की बेसिक स्ट्रक्चर यही है, द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स का फ्यूजन, इट मींस मान लो एग स्टेबल है और मेल गैमीट स्पर्म मोटाइल है, मेल गैमीट मूव करके आया और एग के साथ फ्यूज हो गया। ठीक है,
एग के साथ फ्यूज हो गए। आपको पता है मेल गेमिट अगर डिप्लॉइड, पेरेंट डिप्लॉइड है तो मेल गेमिट हैप्लॉइड, देन फीमेल गेमिट हैप्लॉइड। ध्यान रखना, ये भी आप चीजें 11th में पढ़ोगे ये चीजें भी। अगर पेरेंट डिप्लॉइड है, ठीक है, डिप्लॉइड है, इट मीन्स 2n है, तो आप देखोगे 2n है तो आप देखोगे यहाँ पर जो गेमिट फॉर्मेशन होगा वो किसके थ्रू होगा? मियोसिस के थ्रू होगा। मियोसिस के थ्रू गेमेट फॉर्मेशन होता है, ध्यान देना इस बात का। तो ये मियोसिस से जो स्पर्म बने और एग बना, स्पर्म मूव करके एग तक पहुंचा या दोनों मूव करके आए, किसी भी मेथड से आए, अगर फ्यूजन हुआ दोनों गेमिट में, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट में फ्यूजन हुआ, तो उसको फ्यूजन ऑफ गेमिट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। उसको हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। इस गेमिट के फ्यूजन से एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर वापस बन गई, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गई, जिसको इन जनरल हम बोलते हैं जाइगोट। उस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जाइगोट, या आप कह सकते हो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट एंड फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। इट मीन्स हम यहाँ पर एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे पोलन ग्रेन जाकर स्टिग्मा पर टिकेंगे, ठीक है, और स्टिग्मा से पोलन ट्यूब बनाएंगे, वहां से मेल गेमिट ट्रांसफर करेगा और ओव्यूल में जो ओवरी है, ओवरी के ओव्यूल में जो एग सेल है वहां पर जाकर फर्टिलाइज करेगा। तो वो जब मिलेंगे दोनों, वो फर्टिलाइजेशन इवेंट में काउंट होगा। उसके बाद अगले पर आते हैं, थर्ड, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद। अभी आपने देखा जाइगोट फॉर्मेशन, यानी मेल गेमीट और फीमेल गेमीट का मिक्सअप हो गया, क्या बना? जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। जाइगोट फॉर्मेशन होना पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में काउंट हो रहा है। फिर उसके बाद आगे इस जाइगोट का और डेवलपमेंट होगा, लाइक ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, डेवलप करेगा, इसमें माइटोटिक डिवीजन होंगे, मोस्टली इसमें माइटोटिक डिवीजन होंगे, माइटोटिक डिवीजन होंगे, और उससे 2n से मतलब एक सिंगल सेल, डबल सेल, 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32 ऐसे मल्टीपल डिविजन्स होंगे, ठीक है, यानी एम्ब्रियो डेवलप होगा एंड दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। उसको बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। यहाँ पर मैंने आपको एम्ब्रियोजेनेसिस की डेफिनेशन भी मेंशन कर दी है, द प्रोसेस वेयर द डिप्लॉइड जाइगोट अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएट टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। भाई खाली डिवीजन से काम नहीं चलेगा, डिवीजन के साथ साथ डिफरेंशिएशन भी होगा, एक शेप लेगा, यानी एम्ब्रियो डेवलप होगा। द एम्ब्रियो इवेंचुअली ग्रो इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। इस एम्ब्रियो से आगे जाकर नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होना है, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। उसको हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस बोलेंगे। ये है पोस्ट पर, मतलब जाइगोट फॉर्मेशन हो गया वो, उसके आगे का डेवलपमेंट और एम्ब्रियोजेनेसिस। ये किस में काउंट होने जा रहा है? ये किस में काउंट होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में काउंट होता है। ध्यान रखना इस बात का। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा? हमने नॉर्मल देखा, फ्लावर। नॉर्मल हमने क्या क्या देखा? फ्लावर देखा, ठीक है। नॉर्मल हमने फ्लावर, देन स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का बेसिक नॉलेज, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में कैलिक्स देखा, ठीक है, देन कोरोला देखा, देन हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम देखा, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोसियम देखा, फ्लावर की स्ट्रक्चर देखी हमने, ठीक है। फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिवाइडेड इन 3 इवेंट्स और स्ट्रक्चर्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इतनी चीजें हमने आज स्टडी की है इस वीडियो में, बहुत अच्छे से आपको इन डिटेल स्टडी करवाई गई है, ठीक है। इसी तरह से बायोलॉजी के जितने भी हार्ड टॉपिक हैं या कॉन्सेप्ट हैं, उनको बहुत इजी वे में समझने के लिए, डायग्राम्स के साथ समझने के लिए, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रिपरेशन करने के लिए आप चैनल के साथ जुड़िए। आप अपने साथियों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो वो भी आप कमेंट कीजिए। हम जल्दी ही, ये डिटेल्ड वीडियो तो चलते ही रहेंगे, साथ ही साथ हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्लासेस भी लेकर आ रहे हैं। आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्लासेस भी लेकर आएंगे साथ साथ, क्योंकि मुझे पता है बोर्ड की
के एग्जाम आने वाले हैं, साथ ही साथ CUET का एग्जाम भी होगा। तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप पूरे सिलेबस की क्लासेस भी डालेंगे, यहाँ पर मैराथन क्लासेस भी आने वाली हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप चैनल से जुड़िए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।